चैप्टर्स 1733, 1734, 1735, 1736। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1733 जायंट सुन की महानता ढम। युआन कोंगडू, जिसके ऊपर रेस्टोरेशन का सारा काम था, उसकी इल्म के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो पहले से ही जख्मी था और ऊपर से रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन के डैमेज का बैकलैश जेएचईएल कर वो तुरंत बेहोश हो गया। उसके बिना भले हाई सक्सेस डाउन मार्क्स ऐप भी छोटे छोटे पोर्शंस में आ रहे थे, फेटगू की रिकवरी तुरंत पॉज हो गई। यहां तक कि कॉन्ग यान पर भी असर हुआ। इस रैंक 8 गु इमोर्टल ने 6 वेई के साथ मिलकर नॉर्दर्न प्लेन्स के बुल डेमन और 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर के खिलाफ डिफेंस किया था। जब बुल डेमन और 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर ने रिफाइनमेंट पाथ गु फॉर्मेशन पर हमला किया तो कॉन्ग यान पहले से ही तैयार था। उसने रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को हुए नुकसान को अपने जिस्म पर झेला था। फ्लैट जब कैलेमिटी लक ऑल्टर ने रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन का ZYA डटार हिस्सा तबाह कर दिया था तो कॉन्ग यान को भी नुकसान का एक बड़ा हिस्सा सहना पड़ा। कॉन्ग यान का सर चक्र रहा था, उसके कानों में घंटियां बज रही थी और उसके सातों सुराखों से खून बह रहा था। वो बस जमीन पर गिरने ही वाला था। खुशकिस्मती से चेवे ने वक्त पर मदद की और उससे बचा लिया। तुम्हारी हालत कैसी है? चेवे ने बुल डेमन और 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर के जॉइंट अटैक्स को रोकते हुए पूछो। मैं अभी तक जिंदा हूं, कॉन्ग यान ने खून का एक घूंट थूकते हुए कहा। जल्दी से उन्हें रिइंफोर्स करो। कौन रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को दोबारा बना सकता है? युआन कोंगडू फेटगू को रिस्टोर करने का काम देख रहा था। कोई और इतनी जल्दी ये काम नहीं कर पाएगा, उससे होश में लाना ही बेहतर है। लक पाथ की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़े। हम इससे पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर बिंग साई चुआन की निगाहें ठंडी चमक रही थी। उसकी नजर घूमी और उसने फौरन एक सख्त आदेश दिया, बुल डेमन, 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर, फौरन वापस आओ। लक पाथ की रोशनी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती थी और तेजी से गायब हो रही थी। हेवनली कोर्ट के सारे इमॉर्टल्स हमला कर रहे थे। अगर बुल डेमन और 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर बाहर रहते तो उनके लिए जरूर खतरा होता। पहले हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स को डर था कि रिफाइनमेंट पाथ गु फॉर्मेशन ज्यादा गु इमॉर्टल्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने कॉन्ग यान और 6 वेई को रिइंफोर्स नहीं किया था। बुल डेमन और 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर सिचुएशन समझ गए और तेजी से कैलेमिटी लक ऑल्टर में वापस आ गए। चेवे लाचार था और सिर्फ देखता रह गया। बुल डेमन ने परेशान चेहरे के साथ कैलेमिटी लक ऑल्टर में एंटर किया। फ्लावर लेडी अभी भी हेवन ओवरसीइंग टावर में फंसी हुई है, वहां की सिचुएशन का कुछ पता नहीं। बिंग साई चुआन ने सर हिलाया। उसका चेहरा बिल्कुल पक्का था। हम पहले इस रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को पूरी तरह तबाह करेंगे और फिर उस बचाएंगे। बूम! बिंग साई चुआन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि कैलेमिटी लक ऑल्टर जोर से हिला। ऑल्टर के अंदर तीनों ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे और ऑल्टर के साथ हिलने लगे। एक विशाल साय ने बेरहमी से कैलेमिटी लक ऑल्टर पर अपना पैर रख दिया था। इस हरकत की वजह से कैलेमिटी लक ऑल्टर का ZYA डटार हिस्सा जमीन में धंसकर दफन हो गया। ये ड्यूक लॉन्ग था। जब तक मैं यहां हूं, तुम्हारी हद बस यहीं तक है। ड्यूक लॉन्ग का चेहरा गंभीर था, उसकी निगाहें ठंडी। पहले का सारा गुस्सा अब बेरहमी में बदल चुका था। उसका मारने का इरादा हवा में फैलकर दूसरों का दम घोंट रहा था। बूम बूम बूम! ड्यूक लॉन्ग ने कैलेमिटी लक ऑल्टर पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। मुक्कों की बारिश एक तूफान की तरह कैलेमिटी लक ऑल्टर पर बरसने लगी। कैलेमिटी लक ऑल्टर लगातार हिल रहा था, धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा था। कैलेमिटी लक ऑल्टर की सतह पर जल्दी ही दरारें पड़ने लगी और फैलने से पहले उनसे छेड़ बन गए। बड़ी तादाद में गु वॉर्म्स मर गए। बिंग साई चुआन ने फौरन काम बांटा। उसने जवाबी हमले के लिए एक किलर मूव तैयार करना शुरू किया। बुल डेमन को कैलेमिटी लक ऑल्टर को रिपेयर करने की जिम्मेदारी दी गई और 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर, जो फॉर्मेशन पाथ में एक्सपर्ट था, उस आधे टूट रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को डिड्यूस करने का काम दिया गया। ये तबाही की स्पीड बहुत ज्यादा है। मुझे कैलेमिटी लक ऑल्टर को रिपेयर करने का टाइम हाई नहीं मिल रहा। कुछ सांसें लेने के बाद बुल डेमन चिल्लाया। 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर का सर पसीने से भीग गया था क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत से फॉर्मेशन को डिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। बिंग साई चुआन ने अपने दांत भींच कर कहा, डेट रहो। ड्यूक लॉन्ग बेहद ताकतवर था। रैंक 8 कैलेमिटी लक ऑल्टर, एक इमॉर्टल गू हाउस जिसे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने खुद बनाया था, वो भी ड्यूक लॉन्ग के लगातार मुक्कों को सह नहीं पा रहा था। उठो! बिंग साई चुआन चिल्लाया। कैलेमिटी लक ऑल्टर से एक बार फिर चुभने वाली रोशनी निकली जब वो आसमान की तरफ उड़ा। ड्यूक लॉन्ग, जो लगातार मुक्के मार रहा था,
उसने कैलेमिटी लक ऑल्टर से आती एक पावरफुल फोर्स महसूस की। नीचे जाओ, ड्यूक लॉन्ग चिल्लाया। उसने अपनी मुट्ठियां सर के ऊपर उठाई और एक बड़े हथौड़े की तरह नीचे मारी। इमॉर्टल किलर मूव, वर्ल्ड शेकिंग ड्रैगन हैमर। एक जोरदार धमाके के साथ कैलेमिटी लक ऑल्टर, जो अभी अभी ऊपर उठा था, एक बॉल की तरह नीचे पटक दिया गया। बड़ी संख्या में गू वॉर्म्स मर गए, उनके लाशें हर तरफ उड़ रहे थे। कैलेमिटी लक ऑल्टर की सतह पर एक बड़ा छेद हो गया था जिसमें से बिंग साई चुवान को देखा जा सकता था। बिंग साई चुवान अपनी हैरानी छुपा नहीं सका। ड्यूक लॉन्ग की ताकत उसकी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से भी आगे निकल चुकी थी। यहां तक कि हेवनली कोर्ट के मेंबर्स भी हक्के बाकी रह गए। सब हमला करो। इस वक्त नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स, जो कॉल ऑफ द एंशिएंट से बने द रीइंफोर्स करने के लिए दौड़ पड़े। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ना तो पीछे हेट ना बचे, बल्कि नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स से सीधे जा टकराए। एक बार फिर से केओटिक लड़ाई शुरू हो गई, और इस केओटिक लड़ाई के पीछे ड्यूक लॉन्ग लगातार कैलेमिटी लक ऑल्टर पर हमला कर रहा था। ड्यूक लॉन्ग के पीछे रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन था जिसे जल्दी जल्दी रिपेयर किया जा रहा था। 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन लड़ता और मारता हुआ आखिरकार खून का एक रास्ता बनाता हुआ ड्यूक लॉन्ग के सामने पहुंच गया। कैलेमिटी लक ऑल्टर अकेले ड्यूक लॉन्ग को नहीं रोक सकता। बिंग साई चुवान को यह सच मानना पड़ा। 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन से रिइंफोर्समेंट मिलने के बाद बिंग साई चुवान को आखिरकार सांस लेने का मौका मिला। कुछ मुश्किल से उसने कैलेमिटी लक ऑल्टर को मैनिपुलेट किया और 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन के साथ मिलकर ड्यूक लॉन्ग से लड़ा। इमॉर्टल किलर मूव, स्पाइरलिंग ड्रैगन फैंग। ड्यूक लॉन्ग ने अपना मुंह खोला और उसके दांत उठकर बाहर निकल आए। 100 न्यूकीले दांत हवा में बढ़ते गए और बर्फ जैसे सफेद ड्रैगन फैंग ब्लेड्स का एक ग्रुप बन गए जो कैलेमिटी लक ऑल्टर पर टूट पड़े। चिंक चिंक चिंक। ड्रैगन फैंग ब्लेड्स कैलेमिटी लक ऑल्टर से टकराए और सैकड़ों हथियारों के टकराने जैसी तेज आवाजें पैदा हुई। कैलेमिटी लक ऑल्टर तूफान में एक झोपड़ी जैसा था, जवाबी हमला तक नहीं कर पा रहा था। ड्यूक लॉन्ग ने हल्के से हंसा। बस कुछ ही पलों में उसके मुंह में फिर से दांत उगाए। वो फिर से उठकर बाहर निकले, बर्फ जैसे सफेद ब्लेड्स में बदल गए जिन्होंने कैलेमिटी लक ऑल्टर और 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन को घेर लिया। जल्द ही 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन बुरी तरह से डैमेज हो गया, जबकि कैलेमिटी लक ऑल्टर छेदों से भर गया था। इमॉर्टल किलर मूव, ड्रैगन क्लॉ स्ट्राइक। इमॉर्टल किलर मूव, केओटिक ड्रैगन फिस्ट। मुक्कों के साए हर दिशा में उड़े और पंजों के निशान हर जगह बन गए। 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन का सर बार बार तबाह किया गया, जबकि कैलेमिटी लक ऑल्टर खंडहर बन चुका था और बुल डेमन यूज बिल्कुल भी रिपेयर नहीं कर पा रहा था। इमॉर्टल किलर मूव, 9 ड्रैगन्स प्रोटेक्शन। 9 बड़े पर्पल गोल्ड ड्रैगन के साए ड्यूक लॉन्ग के चारों तरफ लिपट गए। ऐसा नहीं था कि 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन और कैलेमिटी लक ऑल्टर ने जवाबी हमला नहीं किया, लेकिन उनके सारे हमले 9 ड्रैगन्स प्रोटेक्शन ने रोक दिए थे। सिचुएशन साफ थी, ड्यूक लॉन्ग का पलड़ा बहुत भारी था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लॉन्जेविटी हेवन की साइड का हारना तय था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हेवनली कोर्ट पर हमला करने की? इसकी कीमत तुम अपनी जान देकर चुकाओगे, ड्यूक लॉन्ग ने गुस्से से कहा। ए फ्लैट भी किस लिए लड़ रहे हो? तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं बची है। ड्यूक लॉन्ग ने कदम बढ़ाया और एक किलर मूव एक्टिवेट किया, पूरे कैलेमिटी लक ऑल्टर को जमीन में धंसा दिया। फिर उसने दोनों हाथों से मुंह के मारे और 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन को बहुत दूर फेंक दिया। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारी हद बस यहीं तक है। तुम सब हार जाओगे, हेवनली कोर्ट हमेशा के लिए अमर रहेगा। ड्यूक लॉन्ग की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज गई, सबके दिलों को हिला कर रख दिया। तुम्हारे पास और क्या तरीके बचे हैं? सब इस्तेमाल कर लो, मैं खुद तुम्हें निराशा के अंधेरे कुएं में भेजूंगा। वो धीरे और आराम से बोला, उसकी भावहीन ड्रैगन एनो और जालिम आवाज दूसरों को ठंडा कर रही थी। बिंग साई चुवान की हालत बहुत खराब थी। कैलेमिटी लक ऑल्टर ऐप पूरी तरह से डिफेंस नहीं दे पा रहा था, वो जख्मों से भर गया था। यह स्पाइरलिंग ड्रैगन फैंग्स का नतीजा था। सिचुएशन लगातार खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन उसकी यंग की रोशनी कभी बुझी नहीं थी। उसके पास अब भी उम्मीद थी। उसके दिमाग की गहराइयों में एक याद थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। यह 88 ट्रू यांग बिल्डिंग है। कितना अमेजिंग है। ये सच में लॉर्ड के क्रिएशन के लायक है। बिंग साई चुवान ने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास खड़े होकर इज्जत से कहा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल मुस्कुराया, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। इस इमॉर्टल गू हाउस के साथ मेरे सारे बच्चे ताकतवर बनेंगे। लॉर्ड, आप सच में बहुत सोचते हैं, बिंग साई चुवान ने तारीफ की। लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपना लहजा बदला। मुझे उस वक्त का ज्यादा इंतजार है जब ये टूट जाएगी। कि
क्या? मैंने इस बिल्डिंग को इसलिए बनाया है ताकि एक दिन ये टूट सके। बिंग साई चुआन, तुम एक टाइम पाथ गो इमॉर्टल हो, जाओ और सो जाओ। जब फ्यूचर में 88 ट्रू यांग बिल्डिंग टूटेगी तो ये इशारा होगा कि हेवनली कोर्ट पर हमला करने का मौका आ गया है। कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर। भले ही मेरे जख्म जानलेवा हैं, भले ही सिचुएशन नाजुक है, भले ही हमने अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल कर लिए हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि ये प्लान एंसेस्टर जायंट सुन का अरेंजमेंट है। ओ हेवनली कोर्ट, जीत हमारी ही होगी। बिंग साई श्वान चिलिया। अंधा विश्वास। ड्यूक लॉन्ग ने नफरत से हंसा, अगर तुम लड़ते रहोगे तो सिर्फ अपनी तकलीफ बढ़ाओगे। बिंग साई चुआन ने गुस्से से कहा, तुम उस आदमी की महानता को कभी नहीं समझ पाओगे। थोड़ी दूर। वुश। डॉग टेल लाइफ एक्सटेंडिंग फेरट माओली क्यू अचानक धुएं में बदल गया और सीन से गायब हो गया। आखिरकार हमने किलर मूव परफेक्ट पैर से छुटकारा पा लिया। ये सच में थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के क्रिएशन के लायक है। खुशकिस्मती से यह हेवनली कोर्ट है। 4 रूल पाथ गो इमॉर्टल्स और हमारे रिकॉर्ड्स में परफेक्ट पैर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ हम इससे डिसाइफर कर पाए। अगर ये एक नॉर्मल सिचुएशन होती तो ये बहुत परेशानी वाली बात होती। डॉग टेल लाइफ एक्सटेंडिंग फेरट हेवनली कोर्ट के 2 लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स रुअनदान और शबी 95 के साथ एक घमासान युद्ध में लगा हुआ था। परफेक्ट पैर के साथ डॉग टेल लाइफ एक्सटेंडिंग फेरट और उसका क्लोन अन पर हावी हो पा रहे थे। लेकिन हेवनली कोर्ट के मेंबर्स के जागने के साथ बहुत से लोगों ने परफेक्ट पैर को टारगेट करना शुरू कर दिया और आखिरकार उस तोड़ने में कामयाब रहे। फिर से जेगाली बनने की कोशिश करो। छोटे कुत्ते, तुमने मुझ पर इतनी बार झपट्टा मारा कि मेरे सारे पंख उखाड़ गए। रुअनदान और शबी 95 ने माओली क्यू को घेर लिया, उनके साथ हेवनली कोर्ट के कुछ गू इमॉर्टल्स भी थे। माओली क्यू की ताकत भले ही लाजवाब थी, लेकिन इस सिचुएशन में फंसने के बाद वो अकेले इतने सारे लोगों से नहीं लड़ सकता था और जल्द ही जख्मों से भर गया और तेजी से खून बहने लगा। लेकिन रुअनदान और शबी 95 की हालत भी अच्छी नहीं थी। माओली क्यू का जवाबी हमला खासतौर पर इन दोनों को निशाना बना रहा था। भले ही माओली क्यू के जख्म बढ़ते जा रहे थे और वो कमजोर होता जा रहा था जबकि हेवनली कोर्ट का पलड़ा भारी हो रहा था, रुअनदान और शबी 95 ऐप भी हिले हुए और हैरान थे। ये पागल मौत से नहीं डरता। अगर ये मर भी गया तो ये अपने आखिरी हमले में मेरे मांस का एक टुकड़ा जरूर काट लेगा। हेवनली कोर्ट के 2 लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट्स डरने लगे। उनमें से एक चिल्लाया, माओली क्यू, तुम अपनी जान जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसने तुम्हें तुम्हारी अनेट एबिलिटी के लिए पाला था और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए तुम्हें मारना चाहता था। माओली क्यू खून के तालाब में खड़ा था, उसके जख्म डरावने दी और कई इतने गहरे थे कि उसकी हड्डियां दिख रही थी। उसके चमकदार बाल अब खून की वजह से आपस में चिपक गए थे। उसकी एड़ी के आगे अंधेरा छा गया था, उसका शरीर कांप रहा था जैसे कि वो अगले ही पाल गिर जाएगा। वो अपनी शरीर की हालत जानता था, वो शायद यहीं मर जाएगा। तो क्या? माओली क्यू ने बिना आवाज के हेस्ट हुए अपना मुंह खोला। एक याद उसके दिमाग में उभार आई। ढलते सूरज के नीचे एक पहाड़ पर माओली क्यू एक कुत्ते के बच्चे की तरह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पैरों के पास सिमट कर बैठा था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने उसके सर पर हाथ फेरा, लेकिन वो कांप रहा था। उसने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के प्लान के बारे में सुन लिया था। अब जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की उम्र खत्म होने वाली थी और उसने उस बुलाया था, वो शायद उस अपनी उम्र बढ़ाने के लिए मारना चाहता था। लेकिन माओली क्यू ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वो अच्छी तरह जानता था, भले ही उसके पास पीक रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी, वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का मुकाबला नहीं कर सकता था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को उससे मारने के लिए हमला करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दारो मैट, माओली क्यू, मैं अपनी उम्र बढ़ाने के लिए तुम्हें नहीं मारूंगा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हल्के से मुस्कुराया। माओली क्यू का शेर अकाट गया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने शाम के आसमान को देखा जो आग की तरह चमक रहा था। मुझे वो पहला दिन अब भी याद है जब मैंने तुम्हें गोद लिया था। ही, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, तुम पहले ही इतने बड़े हो गए हो। दिल से कहूं तो तुम भी मेरे बच्चे हो। तुम मेरे बेटों और बेटियों से अलग कैसे हो? एक पेरेंट होने के नाते मैं अपने ही बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? माओली क्यू जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के स्वभाव को जानता था। वो झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि उससे इसकी जरूरत ही नहीं थी। माओली क्यू ने हैरानी से पूछो, लेकिन मास्टर, मुझे मारकर आप अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं? अपनी उम्र बढ़ाकर? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हंसा, मैं बस अंजाम को टाल रहा हूंगा। इंसान आखिर में मर ही जाता है ना? उसने अपना सर हिलाया। फेट के नीचे जीते रहने का क्या मतलब है?
मौत को स्वीकार करना इतना मुश्किल नहीं है, और वैसे भी बच्चों को अपने पेरेंट्स को छोड़ना ही पड़ता है और तभी वो सच में बड़े हो पाते हैं। मास्टर, मुझसे वादा करो, तुम अच्छे से जीते रहोगे। जो तुम्हें पसंद है वो करो, मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं दूंगा, तुम जैसे हो वैसे रहो और खुशी से जियो। मास्टर, याद धुंधली हो गई जब माओ लीक्यू ने अपने चारों तरफ दुश्मनों को देखा। उसने अपना सर उठाया और जोर जोर से हंसा, उसका ऑरा अचानक बढ़ गया। मास्टर, अगर मैं मर भी गया तो मैं आपके पालने के एहसान का कर्ज चुकाऊंगा। ये पहले ही मर रहा है। सही है, ये बस अपनी हद से ज्यादा जोर लगा रहा है। लेकिन उसके आखिरी जवाबी हमले से सावधान रहना। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स के चेहरे ठंडे द जब उन्होंने यूज घेर लिया। ब्लैक हेवन, लक सप्रेशन हेवनली पैलेस। जायंट सुन का इमॉर्टल ज़ॉम्बी बिना हिले एक बट की तरह पालथी मारे बैठा था। उसने साउथ की तरफ देखा। हेवनली कोर्ट में चल रही लड़ाई के दृश्य उसकी एड़ी में दिख रहे थे। उसके चेहरे पर न कोई दुख था न खुशी जब उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। चैप्टर 1734 चेन यी ने फॉर्मेशन हटाया। इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड बैटलफील्ड 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन। उनका फॉर्मेशन हमारी साइड को तगड़ा बैकलैश झेलना पड़ रहा है। फर्स्ट ग्रुप, वापस आकर आराम करो। सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप की जगह ले लो। थर्ड ग्रुप, स्टैंड बाय पर रहो। चेन यी और बाई कैंग शुई फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को तरतीब से कमांड दे रहे थे। किसने सोचा था कि उनके पास ऐसी अजीब चाल होगी। फंग जियोगे ने फॉर्मेशन के अंदर बने 5 रीजनल फॉर्मेशन को देखते हुए हल्की सी तेवर चढ़ाए। ये काफी अजीब व गरीब है। अगर हमने इससे आचे से हैंडल नहीं किया तो 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन शायद। फंग जियोगे को कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। 5 रीजनल फॉर्मेशन लगातार चीकुयो के कंट्रोल में चारों तरफ 5 रंगों का धुआं फैला रहा था। धुआं लगातार फैल रहा था जबकि वो 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन में घुसते हुए और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता जा रहा था। गुड, यही तरीका है। दूसरे लोग फॉर्मेशन को टारगेट करेंगे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स को इससे बार बार इस्तेमाल करने पर मजबूर करो। वो जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना हाई तगड़ा बैकलैश उन्हें झेलना पड़ेगा। हाँ, यह 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही बड़ी चोट इन गू इमॉर्टल्स को लगेगी। ये तो बहुत ही बढ़िया है। सदर्न अलायंस और नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स का जोश बढ़ गया। उन्होंने अपनी लड़ाई की स्ट्रेटजी बदल दी। वो पहले हाई इस फॉर्मेशन को समझ चुके थे और साफ तौर पर इसकी कमजोरी को टारगेट करके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं थी। 5 रंगों का धूल लगातार फैलता रहा और उन्होंने इसका इस्तेमाल फॉर्मेशन के अंदर मौजूद सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स से निपटने के लिए किया। एक तरह से 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन अब फैंग युआन के ग्रुप के लिए सेंट्रल कॉन्टिनेंट और हेवनली कोर्ट के एक्सपर्ट्स पर हमला करने का एक मजबूत हथियार बन गया था। हम इससे कैसे डील करें? क्या हम लोगों को उनका फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजें? बाई कैंग शुई ने चेन यी की तरफ देखा। इस ग्रुप का लीडर चेन यी था। चेन यी का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था जब उसने कहा, यह फॉर्मेशन 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस से निकला होना चाहिए। यह सदर्न बॉर्डर के टाओजू का मेथड है। हेवनली कोर्ट ने 5 रीजनल माउंटेन रेंज की लड़ाई में दखल दिया था। जून शेनग्वांग इस लड़ाई में फैंग युआन द्वारा जिंदा पकड़ा गया था। इसलिए हेवनली कोर्ट को टाओजू के ट्रू इनहेरिटेंस और 5 रीजनल माउंटेन रेंज की लड़ाई के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी। टाओजू ने 5 रीजनल माउंटेन रेंज बनाया था, तो ये 5 रंगों का धुआं जो फॉर्मेशन में फैल रहा है साफ तौर पर 5 रीजनल वॉल्स की नकल कर रहा है और हमारी साइड को बैकलैश दे रहा है। चेन यी का लहजा काफी कड़वा था। 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन एक मल्टी लेयर्ड फॉर्मेशन है। हम आसानी से एक सब फॉर्मेशन को हटा या जोड़ सकते हैं और इस तरह इससे अनंत काल तक बनाए रख सकते हैं। उस वक्त लिमिटलेस डेमन वेनरेबल को इस फॉर्मेशन से निकलने के लिए 100 फॉर्मेशंस तोड़ने पड़े थे। लेकिन ताओजू का मेथड 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन को बाईपास करके हमारे गू इमॉर्टल्स को हाई टारगेट कर रहा है। वो न सिर्फ फॉर्मेशन से बच रहे हैं बल्कि हमारा फॉर्मेशन जितना स्ट्रांग होगा, फॉर्मेशन के चार्ज में लगे गो इमॉर्टल्स को उतना ही तगड़ा बैकलैश लगेगा। अगर हम फॉर्मेशन को एनिमी के फॉर्मेशन से डील करने के लिए एक्टिवेट करते हैं तो हम उनके जाल में फंस जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम फॉर्मेशन को टेम्पररी रोक देते हैं और अपने लोगों को फॉर्मेशन से बाहर भेजते हैं तो हम अपना एडवांटेज खो देंगे और अपनी कमजोरी से लड़ेंगे। ऊपर से दुश्मनों में वू योंग और फैंग युआन जैसे बेरहम लोग हैं। हम जिन गू इमॉर्टल्स को बाहर भेजेंगे वो बड़े खतरे में होंगे। चेन यी को वू योंग के फेयरवेल फ्रेंड विंड से चोट लगी थी और यूज फंग जियोगे ने बचाया था। उससे अब भी डर लग रहा था।
सबसे जरूरी बात, उनके पास सिर्फ 3 रैंक 8 द चेन यी, बाई कैंग शुई और फंग जियुगे। ऊपर से अन सबको कुछ हद तक चोट लगी हुई थी और वो बाहर भेजे जाने के लिए फिट नहीं थे। चेन यी ने यहां तक एनालाइज करने के बाद एक गहरी सांस ली। किसने सोचा था कि 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन दुश्मन द्वारा काउंटर कर लिया जाएगा। टाओजू सिर्फ एक आम रैंक 8 गु इमॉर्टल था जिसका जिक्र भी वू योंग और फैंग युआन के साथ नहीं किया जा सकता था, जबकि 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन मशहूर और शक्तिशाली स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था। 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन को काउंटर करने में कामयाब रहा, ये टाओजू की शान थी। जिंदा रहते हुए टाओजू रैंक 8 गु इमॉर्टल्स में ज्यादा मशहूर नहीं था या दूर दूर तक फेमस नहीं था, उसने सिर्फ 5 रीजनल माउंटेन रेंज बनाया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी रिसर्च सच में कामयाब हो जाएगी। इस लड़ाई के बाद टाओजू का नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा, भले ही वो बहुत पहले मर चुका था। हर पीढ़ी नए जीनियसेस को जन्म देती है और हर कोई अपने दौर में सालों तक राज करेगा। जैसे थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का परफेक्ट पैर किलर मूव हेवनली कोर्ट की लड़ाई में काउंटर किया गया था, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन भी आने वाली पीढ़ियों के जीनियसेस द्वारा काउंटर कर लिया गया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल को मारे हुए बहुत लंबा वक्त हो चुका था, जबकि युग आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके मेथड्स पावरफुल लेकिन वो वक्त की कसौटी से नहीं बच सके जो लगातार बीता रहता है। अस सब फॉर्मेशन को हटा दो, चेन यी ने दृढ़ता से आदेश दिया। उसके पास के गु इमॉर्टल्स हैरान रह गए। चेन यी ने सच में फॉर्मेशन हटाने का कमांड दिया, क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? लेकिन जल्द ही फंग जियुगे सबसे पहले रिएक्ट करने वाला था। उसकी आंखें तेजी से चमकी जब उसने तारीफ की, क्या आइडिया है? उन्होंने सच में फॉर्मेशन हटा दिया, हा। 5 रीजनल फॉर्मेशन के अंदर कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स गु इमॉर्टल्स इस मंजर पर दिल खोलकर हंसने लगे। वू योंग और फैंग युआन के चेहरे हालांकि थोड़े गंभीर हो गए थे। ये ठीक नहीं है, चेन यी सच में चालाक है। अगर हम उनके फॉर्मेशन के अंदर होते तो 5 रंगों का धूर तेजी से और गहराई तक घुस सकता था। ए फ्लैट जब उन्होंने सब फॉर्मेशन हटा दिया है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल, हेवनली कोर्ट के बैटलफील्ड पर लॉन्जेविटी हेवन पहले ही हार मानने लगा है और हेवनली कोर्ट मजबूती से ऊपर है। चेन यी ने शायद ये सोचा होगा, इसलिए उसने वक्त खींचने की स्ट्रेटजी अपनाई है। फैंग युआन का ग्रुप ये देखकर खुश होता अगर चेन यी की साइड 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती या उनके फॉर्मेशन पर हमला करने के लिए लोग भेजती। लेकिन अब चेन यी ने खुद हाई सब फॉर्मेशन को हटाने की पहल की, पैसिवली डिफेंड करने का फैसला किया। 5 रंगों के धुएं का घुसपैठ बहुत धीमा हो गया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल्स ने सिर्फ फॉर्मेशन को मेंटेन किया और यूज एक्टिवेट नहीं किया, इसलिए उन्हें कम बैकलैश झेलना पड़ा। इसके विपरीत चेन यी अभी भी फॉर्मेशन के पीछे था, लगातार इमॉर्टल फॉर्मेशंस अरेंज कर रहा था। इसके नतीजे में फैंग युआन के ग्रुप को इस 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए और भी ज्यादा टाइम की जरूरत थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि फैंग युआन के ग्रुप को हर एक सेकंड के लिए लड़ना था, वो एक पाल के लिए भी देरी नहीं कर सकते थे। एक बार हेवनली कोर्ट ने लॉन्जेविटी हेवन की फोर्सेस को खत्म कर दिया तो वो फैंग युआन के ग्रुप से निपटने के लिए यहां आ जाएंगे। चेन यी अपने गहरे अनुभव के साथ बहुत शांत था। उसने जानबूझकर पीछे कदम हटाया। ये पूरी तस्वीर में सिर्फ एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसके बजाय ये एक और भी डरावना ऑफेंसिव मूव बन गया। उसने सीधे फैंग युआन के ग्रुप को चट्टान के किनारे पर धकेल दिया। साय, अगर मुझे ये पता होता तो मैंने फॉर्मेशन स्पिरिट और फॉर्मेशन फ्लैग इमॉर्टल गु को 5 रीजनल फॉर्मेशन में हिस्सा लेने दिया होता। उसके साथ 5 रीजनल फॉर्मेशन मोबाइल हो सकता था और उसे एक जगह पर फिक्स्ड नहीं रहना पड़ता। फैंग युआन ने मन ही मन आह भरी। ये उसकी गलती नहीं थी और ऐसा नहीं था कि वो योगदान देने को तैयार नहीं था। अगर फॉर्मेशन स्पिरिट और फॉर्मेशन फ्लैग इमॉर्टल गु को 5 रीजनल फॉर्मेशन के साथ जोड़ा जाता तो डिड्यूस करने वाली चीजों की संख्या तेजी से बढ़ जाती और ये फैंग युआन का बहुत सारा टाइम ले लेता। असल में भले ही चाहे 5 रीजनल फॉर्मेशन को मूव किया जा सकता था, फैंग युआन का ग्रुप मौजूदा संकट को हल नहीं कर पाता। चेन यी ने सब फॉर्मेशन को डिस्पेल करने की पहल की और एक डिफेंसिव पोजीशन में पीछे हट गया। सब फॉर्मेशन के अंदर का 5 रीजनल फॉर्मेशन अब एक्सपोज हो गया था। 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन के बाहर पहले से ही एक केओटिक लड़ाई चल रही थी। 4 रैंक 8 गु इमॉर्टल्स, किंग ये, ली हुआंग, प्रिंस फंग जियान और बाशीबा एक भयानक लड़ाई में लगे हुए थे। किए जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग
फ्रॉस्ट ड्रैगन मैनर, विंड स्वीपिंग बिल्डिंग और दूसरे इमॉर्टल गू हाउसेस बैटलफील्ड में तबाही मचा रहे थे। कभी कभी एक दूसरे से टकराते या इमॉर्टल किलर मूव से फट जाते। चमकदार रोशनियां और धमाके हर तरफ गूंज रहे थे। गड़बड़ है, अनलिमिटेड विंड मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। वू योंग का चेहरा बदल गया। पहले वो फॉर्मेशन के अंदर था और उसने साफ तौर पर इससे महसूस नहीं किया था। ए फ्लैट जब चेन यी ने फॉर्मेशन हटा दिया था, वू योंग को साफ तौर पर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बिना किसी देरी के वू योंग 5 रीजनल फॉर्मेशन से बाहर उड़ा और विंड स्वीपिंग बिल्डिंग पर हमला कर दिया। याओ हुवैंग, हेवनली लॉर्ड बाइजू और दूसरों ने भी अपनी चालें चली। उनके सपोर्ट से ली हुआंग, किंग ये और दूसरों पर बहुत प्रेशर पड़ा। उन्हें बार बार पीछे हटना पड़ा और जल्द ही वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल गू हाउसेस के साथ दबने लगे थे। फैंग युआन चुपके से आगे बढ़ा और अचानक ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड का इस्तेमाल किया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल गू हाउसेस तुरंत मुसीबत में पड़ गए क्योंकि फैंग युआन ने बड़ी संख्या में गू वॉर्म्स चुरा लिए। फैंग युआन ने बार बार हाथ मारा और जल्द हाइटीन इमॉर्टल गू हासिल कर लिए। एम्परर सिटी की लड़ाई में हुए अपने फायदे को जोड़कर उसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल गू हाउसेस से 10 से ज्यादा इमॉर्टल गू चुरा लिए थे। इन इमॉर्टल गू के बारे में फैंग युआन कुछ को पहचानता था जबकि कुछ ऐसे थे जिन्हें वो नहीं पहचानता था। उसका टाइम पाथ क्लोन लाइट ऑफ विजडम में रहकर लगातार इन गू वॉर्म्स के इस्तेमाल के तरीकों को डिड्यूस कर रहा था। ये देखकर कि सिचुएशन बिगड़ रही है, ली हुवैंग प्रिंस फंग जियान से दूर हो गया और फैंग युआन से लड़ने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। एम्परर सिटी का पिछला सीन एक बार फिर से दोहराया गया। फैंग युआन ली हुआंग से उलझ गया था और इमॉर्टल गू हाउसेस को आसानी से टारगेट नहीं कर पा रहा था। HMPH, यह प्रिंस फंग जियान कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, जानबूझकर ली हुआंग को बिना किसी शोर शराबे के जाने दिया। फैंग युआन ने मन ही मन गुस्सा किया। प्रिंस फंग जियान एक प्रॉब्लम था। जो चीज फैंग युआन को और भी परेशान कर रही थी वो था हेवनली कोर्ट का रैंक 9 ह्यूमन पाथ किलर मूव, हीरोज अमंग पीपल। हीरोज अमंग पीपल से मिलने वाले एम्प्लीफिकेशन के साथ ली हुआंग, किंग ये और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल गू हाउसेस की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। इसलिए वो सदर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न प्लेन्स के जॉइंट ऑफेंस को रोकने में कामयाब रहे थे। हमारे पास ऐसी बेकार की लड़ाई जारी रखने का टाइम नहीं है। चलो फॉर्मेशन में वापस चलते हैं, फैंग युआन ने आवाज लगाई। वू योंग और बाकी सब धीरे धीरे पीछे हेट और अपने इमॉर्टल गू हाउसेस को इकट्ठा करके 5 रीजनल फॉर्मेशन में वापस चले गए। 5 रीजनल फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया। बड़ी मात्रा में 5 रंगों का धुआं तेजी से फैला और पूरे बैटलफील्ड को घेर लिया। 5 रंगों के धुएं के अंदर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को एक तगड़ा एहसास दबाव महसूस हुआ। चेन यी की पहले की अजीब हालत की तरह ये लोग जो हीरोज अमंग पीपल से स्ट्रांग हो गए थे, उनके किलर मूव्स भी एम्प्लीफाई हो गए थे जिससे बैकलैश तेजी से बढ़ गया। मैंने सोचा नहीं था कि टाओजू का मेथड इतना गहरा होगा। फॉर्मेशन के अंदर बाशिबा प्रभावित हुआ और उसने आ भरी। वू योंग चुप रहा। ये सिचुएशन उसकी उम्मीदों के मुताबिक थी। क्योंकि उसने ये पहले हाई डिस्कवर कर लिया था, उसने ट्रू इनहेरिटेंस के कंटेंट्स को एक्सपोज करने और चीकुयो के साथ मिलकर काम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। चीकुयो भी जानता था कि ये एक अच्छी चीज है लेकिन उसके पास इससे इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं था। ए फ्लैट जब फॉर्मेशन मॉडिफाई होकर सफलतापूर्वक अरेंज हो गया था, इसने तुरंत अपना असर दिखाया। अफसोस कि ये 5 रंगों का धूल दुश्मन और दोस्त में फर्क नहीं करता। सेंट्रल कॉन्टिनेंट डैब गया है लेकिन हमें भी बैकलैश झेलना पड़ सकता है। सिर्फ फैंग युआन आजादी से घूम सकता है, याओ हुवैंग ने हिम्मत बढ़ते हुए कहा। बहुत से लोगों ने फैंग युआन की तरफ देखा, उनके चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे। बहुत अफसोस की बात है, फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी। अगर वो टाओजू का ट्रू इनहेरिटेंस हासिल कर पाता, लाइट ऑफ विजडम और अपने पावरफुल फॉर्मेशन पाथ और विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल्स पर भरोसा करके उसकी बैटल स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ जाती। जैसे कि उसके पास हीरोज अमंग पीपल से डील करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अगर उसके पास 5 रंगों का धुआं होता, ली हुआंग के ग्रुप को और भी ज्यादा दबाव झेलना पड़ता। कौन कह सकता था कि फैंग युआन अकेले हाई एम्परर सिटी की लड़ाई को दबाने में कामयाब हो पाता? उस वक्त जब वो 5 रीजनल माउंटेन रेंज से भगा था और 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस नहीं ले पाया था, उससे लगा था कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। ए फ्लैट देखकर लग रहा था उसकी इस वक्त की आशंका गलत नहीं थी। चैप्टर 1735 जायंट सन बनाम स्टार कॉन्स्टलेशन इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड बैटलफील्ड। दुश्मन अपने फॉर्मेशन में घुस गए हैं। लगता है वो 5 रंगों के धुएं का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। ली हुआंग और बाकी लोग मुश्किल में हैं।
चेन ये लड़ाई की सिचुएशन पर पूरी नजर रखे हुए था। क्या हमें उन्हें रिइंफोर्स करने जाना चाहिए? हम उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, शायद हम दुश्मन का फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर दें। जब तक उनका फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक या डूक और इमॉर्टल गू मर जाते हैं, शायद उनके पास वापसी का कोई रास्ता ना बचे। बाई कैंग शुई ने सुझाव दिया। चेन यी ने सोचा और फिर अपना सर हिला दिया। रिस्क लेने की जरूरत नहीं, मौजूदा सिचुएशन हमारे लिए बहुत अनुकूल है। उन्हें 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन में ले आओ। चेन यी हमला करने को तैयार नहीं था और बल्कि ली हुआंग और दूसरों को भी पीछे खींच लेना चाहता था। वो वक्त खींचने के अपने प्लान पर आदिक था। फैंग युआन फॉर्मेशन से बाहर उड़ा और ली हुआंग के ग्रुप से लड़ने लगा। 5 रंगों के धुएं के अंदर ली हुआंग का ग्रुप फैंग युआन से लड़ते वक्त बहुत बंदिशों में था। कई नुकसान उठाने के बाद ली हुआंग ने पीछे हटने का आदेश दिया और 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन में घुस गया। एक पाल में दोनों तरफ अपने अपने फॉर्मेशंस में घुस गए थे। शोर शराबे वाले बैटलफील्ड पर सिर्फ अनलिमिटेड विंड की आवाजें रह गई थी। वू योंग और फैंग युआन फॉर्मेशन के बाहर हाई रहे। पहले वाला सावधानी से अनलिमिटेड विंड को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो 5 रंगों के धुएं से बचे और हेवनली कोर्ट के फॉर्मेशन को टारगेट करे। दूसरा 5 रंगों के धुएं में छिपा हुआ था, धीरे धीरे हेवनली कोर्ट के फॉर्मेशन के पास जा रहा था जैसे जैसे 5 रंगों का धुआं आगे फैल रहा था। चलो बस डेट रहते हैं, जैसे हाई हेवनली कोर्ट की लड़ाई खत्म होगी हम जीत जाएंगे। 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन के अंदर चेन यी ने सबका जोश बढ़ाया। लेकिन उसने अपनी बात अभी पूरी ही की थी कि उन्हें एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। इमॉर्टल्स ने जल्दी से देखा और उन्हें 5 रंगों का उमड़ता हुआ धुआं दिखा। फैंग युआन की साइड का 5 रीजनल फॉर्मेशन अचानक फट गया। एक शख्स घने 5 रंगों के धुएं के अंदर से एक तीर की तरह बाहर निकला। प्रिंस फंग जियान, तुमने क्या किया? मार डालो उससे, वो जरूर हेवनली कोर्ट का जासूस है। लॉर्ड ची कुयू, आप ठीक हैं? जल्दी कोई लॉर्ड ची को बचाओ। अचानक एक बदलाव हुआ। सदर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स में अफरा तफरी मच गई। प्रिंस फंग जियान, बचकर भागने का सोचना भी मत। फैंग युआन और वू योंग जो बाहर मुड़कर प्रिंस फंग जियान को रोकने लगे। बाई कैंग शुई खुश हो गया, तो यह प्रिंस फंग जियान था जिसने अंदर से दुश्मन का फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय किया। बहुत खूब। कुछ गू इमॉर्टल्स जो अंदर की खबर से अनजान इस मंजर को देखकर हक्के बाकी रह गए। जल्दी, प्रिंस फंग जियान हमारे स्पिरिट एफिनिटी हाउस का मेंबर है, जाओ उस बचाओ। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के एक सुप्रीम एल्डर ने जोर देकर कहा। उसके कहने के बिना भी चेन यी ने पहले ही कमांड भेजे दिया था। ली हुआंग, किंग ये और बाई कैंग शुई फॉर्मेशन से बाहर उठकर प्रिंस फंग जियान को वापस लाने गए। फैंग युआन और वू योंग इन तीनों से रुक गए। प्रिंस फंग जियान कमजोर नहीं था और रिइंफोर्समेंट्स की मदद से वो सफलतापूर्वक 9-9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन में घुस गया। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स हालांकि ये नहीं जानते यह प्रिंस फंग जियान जिसे उन्होंने अपने फॉर्मेशन में लाया था नकली था। आखिरकार ये अंदर आ ही गया। फैंग युआन ने मन ही मन गुस्से से सोचा, उसके अंदर मारने का इरादा हो रहा था। इमॉर्टल किलर मूव, फैमिलियर फेस। इस किलर मूव को फैंग युआन ने बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया था और यूएस में बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन को मिलाने से माइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स को जोड़कर इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। भले हाई हेवनली कोर्ट ने तैयारियां की हुई थी, वो फैंग युआन की असली पहचान नहीं जान पाए। इस वक्त असली प्रिंस फंग जियान अभी BHI 5 रीजनल फॉर्मेशन के अंदर था। 5 रीजनल फॉर्मेशन को फैंग युआन ने मॉडिफाई किया था और उसने जाहिर है उसके अंदर एक और फॉर्मेशन डाल दिया था। ये अंदर का फॉर्मेशन प्रिंस फंग जियान को फंसाने के लिए एक पिंजरा था और इसके फॉर्मेशन कोर की हिफाजत कई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स कर रहे थे। और 5 रंगों के धुएं के अंदर जो फैंग युआन था वो ये हाउ फैंग का भेस था। सदर्न बॉर्डर का रैंक 8 गू इमॉर्टल यी हाउ फैंग एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल था। भले ही उसके पास फैमिलियर फेस जैसा कोई मेथड नहीं था, वो 5 रंगों के धुएं के अंदर था जो उस दूसरे रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव से बचा रहा था। जहां तक 5 रीजनल फॉर्मेशन की बात है, वो सच में फट गया था। अनगिनत मॉर्टल गू मर गए और फॉर्मेशन में इस्तेमाल होने वाले इमॉर्टल गू को भी अलग अलग लेवल का नुकसान हुआ था। ऐसा करने से ही वो चेन यी की साइड को धोखा दे सकते थे। चेन यी अभी भी अंधेरे में था। एक और वजह से फेरी जीवे ने उन्हें एक नोटिफिकेशन भेजा था। चेन यी के ग्रुप को प्रिंस फंग जियान की असली पहचान पता थी जिससे उन्होंने लड़ाई के दौरान अस पर लगातार नजर रखी हुई थी। जैसे हाई प्रिंस फंग जियान की तरफ से कोई हरकत होती और वो दुश्मन को धोखा देता, उन्हें एक्टिवली कोऑपरेट करना था और लड़ाई में बड़ी सफलता हासिल करनी थी।
अभी प्रिंस फंग जियान ने सीधे दुश्मन का फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। चेन यी का ग्रुप पहले से हाई मेंटली तैयार था, इसलिए उन्होंने फौरन फैंग युआन को एक्सेप्ट कर लिया। जब से ये राज खुला है कि मैं पुनर्जन्म से आया हूं, हेवनली कोर्ट जरूर प्रिंस फंग जियान की पहचान के खुलने से भी चौकन्ना होगा। फिलहाल ये युंग फेट गू से जुड़ी है। जरूरी पाल में हेवनली कोर्ट सिचुएशन को संभालने के लिए जरूर प्रिंस फंग जियान का इस्तेमाल करेगा। ये ऐसी चीज है जिसका मैं फायदा उठा सकता हूं। फैंग युआन नेमन हाइमन हंसा। वो प्रिंस फंग जियान के भेस में था और बुरी तरह जख्मी दिख रहा था। हेवनली कोर्ट के इमोर्टल्स की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे वो कॉन्फिडेंस के साथ 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन के कोर में घुस गया। स्पिरिट एफिनिटी हाउस की एक सुप्रीम एल्डर ने सबसे पहले उसका स्वागत किया। वो मुस्कुराई, घर में स्वागत है। फैंग युआन तैयार था और हमला करने के लिए रेडी था। मैं असली प्रिंस फंग जियान नहीं हूं। जब मैं उनसे बात करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और मेरे पास वू योंग के छुपने के मेथड्स नहीं हैं। जब मैं अपना किलर मूव तैयार करूंगा तो उसका ऑरा जरूर लीक होगा। तो हमला करने का परफेक्ट टाइम अभी है, जब मैं अभी फॉर्मेशन में घुसा हूं। क्योंकि मेरा पीछा किया जा रहा था, मेरे शरीर पर किलर मूव का ऑरा अभी तक गायब नहीं हुआ है। जब फैंग युआन एक घातक हमला करने ही वाला था कि एक बदलाव हुआ। पूरे बैटलफील्ड में सबके चेहरे का रंग बदल गया। ये क्या है? रैंक 9 किलर मूव। लगता है नॉर्दर्न प्लेन्स से आया है। लकपात का ऑरा। इसकी दिशा लगता है हेवनली कोर्ट की तरफ है। दुश्मन और दोस्त दोनों लड़ना भूल गए जब अन सबने आसमान की तरफ देखा। एक विशाल रोशनी का स्तंभ आसमान को चीरता हुआ हेवनली कोर्ट की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये रोशनी का स्तंभ इतना विशाल था जैसे एक बड़ी नदी जो आसमान और जमीन को जोड़ती हो। जहां भी ये जाता, ये सारी हवा को एक तरफ धकेल देता। रोशनी के स्तंभ की हरकत के साथ एक कान फाड़ने वाली और शानदार आवाज आ रही थी। इतना विशाल और ताकतवर किलर मूव सबको हैरान कर गया और उन्हें सुनकर गया। चेन यी, वू योंग और यहां तक कि फैंग युआन ने भी महसूस किया कि वो इस पल कितने छोटे और इनसिग्निफिकेंट थे। अनस्टॉपेबल, इनविंसिबल। रोशनी का स्तंभ नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर ब्लैक हेवन से शुरू हुआ, रीजनल वॉल को चीरता हुआ सीधा हेवनली कोर्ट पर हमला कर दिया। हेवनली कोर्ट जोर से हिला, दुनिया कांपती हुई महसूस हुई जब अनगिनत इमॉर्टल गू हाउसेज में दरारें पड़ गई और टूट गए। ये है? ड्यूक लॉन्ग ने जोर से ऊपर देखा। पिछले हाईपैल वो बहुत जोश में था और अपनी शानो शौकत से उसने 7 एक्सट्रीम डिजोलेशन और कैलेमिटी ला कॉल्टर को इतना मारा था कि उन्हें अपने होशो हवास नहीं थे। लेकिन जब रोशनी का स्तंभ उसकी तरफ बढ़ा तो उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। एक ही पाल में वो चॉपिंग बोर्ड पर राखी मछली बन गया था। वो हिल नहीं सकता था। वो स्तंभ द्वारा मजबूती से कैद हो गया था, जैसे कोई कीड़ा अंबर में फंस गया हो। वो सिर्फ चुपचाप रोशनी के स्तंभ को टकराते हुए देख सकता था, भले ही उसकी मौजूदा ताकत बाकी सभी रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को लाचार और उदास महसूस करा सकती थी। रैंक 9 किलर मूव। यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का मेथड है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने आखिरकार एक बैकअप प्लान छोड़ा था। नहीं, वो मुझे नहीं, वो फेट गू को निशाना बना रहा है। ड्यूक लॉन्ग अचानक समझ गया जब उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से जद्दोजहद की, अपने इमोर्टल किलर मूव्स को एक्टिवेट करने की उम्मीद भरी कोशिश की। लेकिन जिसका उससे डर था वही हुआ। उसके किलर मूव्स एक बार भी एक्टिवेट नहीं हुए। किलर मूव्स एक्टिवेट करने में लगातार फेलियर ने यूएस पर भारी बैकलैश डाला। उसके मुंह और ईन से खून बह रहा था। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स हैरान और आश्चर्यचकित, कुछ जिन्होंने अपनी ताकत को ज्यादा आंका था, उन्होंने स्तंभ को रोकने की कोशिश की, लेकिन सब राख में जल गए। कोई भी रैंक 8 गू इमॉर्टल रोशनी के स्तंभ की बढ़त को नहीं रोक सकता था। लॉर्ड एंसेस्टर जायंट सन मास्टर इस्पैल, बिंग साई चुवान और माओली क्यू की एयर तेजी से चमकी। लेकिन जैसे ही रोशनी का स्तंभ रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन से टकराने वाला था, अचानक सबने एक गहरी आह सुनी। उसके बाद इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन में 2 वेनरेबल्स के शतरंज खेलने की तस्वीर एक बार फिर से दिखाई दी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, जो लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के साथ शतरंज खेल रही थी, उसने एक गोटी उठाकर फेंक दी। पाल भर में अनगिनत सितारों की रोशनियां चमकने लगी और इकट्ठा हो गईं। वो इतनी चमकदार थी कि उन्होंने यूएस बड़े पीले स्तंभ को भी पीछे छोड़ दिया। सितारों की रोशनियों ने एक बड़ा जाल बनाया जिसने स्तंभ के रास्ते को रोक दिया। रोशनी का स्तंभ धीमा और पतला हो गया। उस घेरे हुए सितारों की रोशनियां उसकी ताकत को सोख रही थी और ट्रांसफर कर रही थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल। ये स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का मेथड है। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स खुश हो गए।
उन्होंने इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन की तरफ इज्जत और उत्साहित भावनाओं से देखा। ड्यूक लॉन्ग हांफने लगा। रोशनी का स्तंभ उसके बहुत पास आ गया था, लगभग उसके चेहरे को छू रहा था। लेकिन आखिर में स्तंभ पूरी तरह से रुक गया और सितारों के जाल में फंस गया। डैम इट, हम बहुत करीब थे। बिंग साई श्वान बहुत परेशान था। ड्यूक लॉन्ग हेवनली कोर्ट की सबसे मजबूत बैटल स्ट्रेंथ था, वो उनका लीडर और झंडा भी था। अगर वो मर जाता तो हेवनली कोर्ट का जोश जरूर बहुत गिर जाता, जबकि लॉन्जेविटी हेवन, जिसके पास अभी भी कैलेमिटी लक ऑल्टर और 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन द, उसके पास उम्मीद बची रहती। स्टार कॉन्स्टलेशन, ये कमीनी। माओ ली क्यू ने अपने दांत जोर से भींचे। रोशनी का स्तंभ अचानक तेजी से बदल गया। वो घूमने लगा और तेजी से घूमने लगा। उसकी सतह पर घूमते हुए करंट्स के चक्कर बन गए। इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन के अंदर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के चेहरे पर एक हैरानी का भाव आया। एक जोरदार आवाज के साथ स्तंभ फट गया, सैकड़ों बड़े पीले की करंट्स में टूट गया जो बिंग साइचुवान, माओ ली क्यू और दूसरे नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्सपर्ट्स में घुस गए। माओ ली क्यू हक्का बक्का रह गया। वो मौत के लिए पहले ही तैयार था, लेकिन जब ये पीला की करंट उसके हाथ पैरों और हड्डियों से गुजरा, उसके सारे जख्म ठीक हो गए और उसके इमॉर्टल एपर्चर के अंदर अचानक से इमॉर्टल एसेंस बनने लगा। लॉन्जेविटी हेवन के मेंबर्स पर एक सुनहरा सफेद आभा मंडल आ गया, जिससे उन्हें एक बहुत बड़ा एम्प्लीफिकेशन मिला। यह एम्प्लीफिकेशन हीरोज अमंग पीपल से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग था। रोशनी का स्तंभ सितारों के जाल से रुकने के बाद वो एक दूसरे इफेक्ट में बदल गया और उसके बजाय लॉन्जेविटी हेवन के मेंबर्स की मदद की। ड्यूक लॉन्ग, चलो फिर से लड़ते हैं, बिंग साई चुवान चिल्लाया, अपनी पीक कंडीशन में वापस आकर। कैलेमिटी लक ऑल्टर भी एक रोशनी की परत से ढक गया था और बिंग साई चुवान के कंट्रोल में वो उठकर बाहर निकला। ड्यूक लॉन्ग बचा नहीं, बल्कि सीधे कैलेमिटी लक ऑल्टर का सामना किया। कैलेमिटी लक ऑल्टर की रफ्तार रुक गई, लेकिन ड्यूक लॉन्ग एक तोपे के गोले की तरह उड़ता हुआ चला गया। वो 5 से 6 मोती दीवारों को तोड़ता हुआ ची वॉल से रुक गया। ड्यूक लॉन्ग का चेहरा सफेद पद गया और उसने बड़े बड़े घूंट खून के थूक दिए। उसकी छाती अंदर घुस गई थी और उसकी लगभग सारी पसलियां टूट चुकी थी। चैप्टर 1736 नॉर्दर्न प्लेन्स का पलड़ा भारी हेवनली कोर्ट बैटलफील्ड। मारो! दहाड़ती हुई जंगी ललकारें गूंज उठी। नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स का जोश एक अनोखी ऊंचाई पर पहुंच गया था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपनी चाल चल दी थी। इसका एक अद्भुत मतलब था, उसके सारे वंशजों ने अपनी ताकत में एक बड़े इजाफे के साथ साथ अपने जोश में भी एक बड़ा उछाल महसूस किया। ये कैसे हो सकता है? एक हेवनली कोर्ट इमॉर्टल अचानक हवा में अकड़ गया, हिल नहीं पा रहा था। उसके सामने नॉर्दर्न प्लेन्स का एक मशहूर एक्सपर्ट, विजडम पाथ गु इमॉर्टल ल्यू हुई, ने हवा का एक झोंका छोड़ा। मैं तुमसे बस मरने ही वाला था, तुम सच में बहुत करीब द, बहुत अफसोस की बात है। हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल के माथे से ठंडा पसीना टपका। तुम्हारा किलर मूव साफ तौर पर मुझे बांध नहीं पा रहा था। HMPH, कमाल तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का है, इसमें तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं। ल्यू हुई ने हल्के से हंसा, तो पहले क्या था जब हमारी साइड फेट से दब रही थी? वैसे भी क्रेडिट किसका है इससे क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी या मौत, जीत या हार, बस यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जाकर मारो। उसने अपना हाथ हल्के से हिलाया, दुश्मन की जान ले ली। उसकी ईंट पतली थी और उसकी निगाहें ठंडी। जब उसने बुरे इरादों से अपने आसपास का जायजा लिया, ए फ्लैट अगला कौन होगा? तुम मेरा डिफेंस नहीं तोड़ सकते, अपनी कोशिश बेकार मत करो। एक हेवनली कोर्ट गु इमॉर्टल दृढ़ता से और बिना हिले खड़ा रहा। उसका पूरा शरीर एक अत्यंत कठोर बैरियर से ढका हुआ था। नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल यू यांगजी ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने शरीर में विशाल नई ताकत महसूस की। उसकी पहले की निराशा गायब हो गई जब उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। अभी का ये पहले जैसा नहीं हूं। इमॉर्टल किलर मूव, डिकॉम्पोजिशन। यू यांगजी का असली नाम ये लुईवा था और वो रूल पाथ कल्टिवेट करता था। गु इमॉर्टल बनने के बाद उसने बार बार उल्लेखनीय कार्य किए, लेकिन ये लुई ट्राइब ने उससे वो सम्मान नहीं दिया जिसका वो हकदार था। गुस्से में आकर उसने ट्राइब से बगावत कर दी और एक डेमोनिक पाथ गु इमॉर्टल बन गया। अपने बाद के सालों में ये लुई ट्राइब को कई हुआंग जिन ट्राइब्स ने मिलकर पीछे धकेल दिया और दबा दिया। ये लुईवा जो रैंक 8 बन चुका था, उससे ये लुई ट्राइब के पहले सुप्रीम एल्डर के रूप में एक शानदार तरीके से वापस बुलाया गया और वो राइचस पाथ पर लौट आया। उसने अपनी ही ताकत के बाल पर ऐसे कार्य किए जो आम गु इमॉर्टल्स के लिए असंभव थे, पूरे ट्राइब को अपना सर झुकाने और अपनी पिछली गलती मानने पर मजबूर कर दिया। ये लुईवा की जिंदगी की कहानी ऐसी शानदार कहानियों से भरी थी जिन्होंने अनगिनत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया।
लेकिन ये लुई ट्राइब में वापस आने और पहले सुप्रीम एल्डर का पैड संभालने के बाद भी उसने अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं किया और अब भी यू यांगजी के नाम से जाना जाता था। ये कैसे हो सकता है? हेवनली कोर्ट का गु इमॉर्टल डर से सफेद पैड गया। जिस डिफेंस पर उस गर्व था वो लगातार टूट रहा था और आखिरकार पूरी तरह से बिखर गया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की मदद से यू यांगजी ने सीधे सीधे स्ट्रांग और वीक की पोजीशन को उलट दिया। उसके खिलाफ लड़ रहा हेवनली कोर्ट का गु इमॉर्टल जल्द ही एक दर्दनाक मौत मारा। चिंक चिंक चिंक। 3 हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स युआन बेन से लड़ रहे थे। युआन बेन एक रैंक 8 गु इमॉर्टल था जो मुख्य रूप से बोन पाथ कल्टिवेट करता था और उसकी बैटल स्ट्रेंथ हैरत अंगेज थी। जब वो जिंदा था यूज नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल वर्ल्ड में नंबर 1 बैटल स्ट्रेंथ माना जाता था, यहां तक कि बाकी 4 रीजन्स में भी अक्सर उसका मशहूर नाम सुना जाता था। उसका शरीर मजबूत नहीं था बल्कि वो थोड़ा पतला दुबला था, लेकिन उसका पूरा शरीर अत्यंत कठोर सफेद हड्डियों के कवच से ढका हुआ था। उसने अपने दाएं हाथ में एक सफेद हड्डियों का भला पकड़ा हुआ था जिसे हिलाने पर एक तूफान उठ जाता। अपने बाएं हाथ में उसने एक हड्डियों की तलवार पकड़ी हुई थी। उससे निकलने वाली तलवार की रोशनी ठंडी और अंधेरी थी। युआन बेन ने जोर से दहाड़ा जब उस पीली रोशनी का एक हिस्सा मिला। उसके कवच से अचानक अनगिनत हड्डियों के कांटे निकल आए। यूज जी हे हुए एक हेवनली कोर्ट इमॉर्टल वक्त पर बच नहीं पाया और सैकड़ों कांतों से छिड़ने के बाद दर्दनाक मौत मारा। युआन बेन ने मौका देखकर आगे बढ़ा और दूसरे गु इमॉर्टल के दिल में अपना भला घोंप दिया जबकि तीसरे गु इमॉर्टल का सर अपनी तलवार से काट दिया। लेकिन उससे कोई उत्साह या खुशी महसूस नहीं हुई बल्कि वो थोड़ा दुखी दिख रहा था। अफसोस कि तुम्हारे पास अपने सारे गु वॉर्म्स नहीं थे और तुम अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाए। ऊपर से मुझे एंसेस्टर की मदद मिली। इस लड़ाई में जीतने का कोई गर्व नहीं है। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ ड्यूक लॉन्ग एक तोपे के गोले की तरह उड़ता हुआ चला गया। ड्रैगन की दहाड़ें गूंजी जब ड्यूक लॉन्ग ने जल्दी से खुद को संभाला। अचानक एक विशाल साया यूएस पर छा गया। ड्यूक लॉन्ग ने जल्दी से अपना सर उठाया और देखा कि कैलेमिटी लक ऑल्टर एक पहाड़ की तरह नीचे आ रहा है। ड्यूक लॉन्ग ने ठंडी आवाज निकली और बिना बचने के इरादे से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, मैं आपकी मदद करता हूं। हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल वू श्वांग ने ड्यूक लॉन्ग के खिलाफ एक किलर मूव एक्टिवेट किया। इमॉर्टल किलर मूव पीएलएस। ड्यूक लॉन्ग ने एक गहरी सांस ली और कैलेमिटी लक ऑल्टर पर मुक्का मारा। इमॉर्टल किलर मूव केओटिक ड्रैगन फिस्ट। पीएलएस केओटिक ड्रैगन फिस्ट। मुक्कों के साए उड़े और एक जोरदार हवा चली। कैलेमिटी लक ऑल्टर डगमगाने लगा जब यूएस पर करोड़ों मुक्कों के साए पड़े। ये ड्यूक लॉन्ग अभी भी इतना अजीब तरीके से ताकतवर है। बिंग साई चुवान ने अपने दांत भींचे। कैलेमिटी लक ऑल्टर को भी जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का एम्प्लीफिकेशन मिला था। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी लेकिन वो अब भी ड्यूक लॉन्ग को दबाने में असमर्थ था। लेकिन ठीक उसी वक्त एक विशाल जीव उड़ कर आया और बैटलफील्ड में शामिल हो गया। यह 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन था। मर जा ड्यूक लॉन्ग। 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन के विशाल जीव ने दहाड़ा जब उसने अनगिनत काली सुइयां थूकी जो ड्यूक लॉन्ग की तरफ तेजी से बढ़ी। डैम इट! हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल वू श्वांग ने गुस्से से देखा। वो मदद करना चाहता था लेकिन दूसरे नॉर्दर्न प्लेन्स गु इमॉर्टल्स ने यूज रोक दिया। नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल्स के पास लड़ाई का भरपूर अनुभव था और कॉल ऑफ द एंशिएंट से बुलाए गए ये गु इमॉर्टल्स अपने युग के एक्सपर्ट्स थे। इतनी देर लड़ने के बाद वो पहले ही चुपचाप कोऑर्डिनेट कर पा रहे थे। ड्यूक लॉन्ग कैलेमिटी लक ऑल्टर को रोकने के लिए केओटिक ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा था लेकिन उसी वक्त 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन के हमले का शिकार हो गया। ये काली सुइयां अत्यंत शक्तिशाली थी और उनमें जोरदार गाती थी। ड्यूक लॉन्ग को उनके छूने से पहले ही एक ठंडा दर्द का एहसास हुआ। ड्यूक लॉन्ग की आंख में एक तेज रोशनी चमकी। इमॉर्टल किलर मूव क्लियर ड्रैगन विजन। इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव के एक्टिवेट होने के साथ ही उसने तुरंत काली सुइयों के कई डिटेल्स को देख लिया और जान गया कि इस मूव में डार्क पाथ का सार है और इसका इस्तेमाल डिफेंसिव मेथड्स को काउंटर करने के लिए किया गया था। अगर उसने सिर्फ अपनी ड्रैगन स्केल्स या 9 ड्रैगन्स प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया होता तो उसके शरीर में शायद अनगिनत छेद हो जाते और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता। तो फिर हमले के बदले हमला करते हैं। ड्यूक लॉन्ग ने अपना मुंह खोला और जोर से सांस छोड़ी। ची करंट्स हो पड़े जब उन्होंने तुरंत एक इमॉर्टल किलर मूव बना लिया। इमॉर्टल किलर मूव ची करंट सिजर्स। अनगिनत सफेद की करंट्स काली सुइयों की तरफ बढ़े। ची करंट्स हवा को तेज धार वाले ब्लेड्स की तरह काट रहे थे, अपने रास्ते में आने वाली सभी काली सुइयों को काट रहे थे। ची करंट सिजर्स काली सुइयों से टकराए, हर तरफ अपनी ओरिजिनल मात्रा के आधे से ज्यादा नाश हो गए।
लेकिन कुछ ऐसे द जो टकराव से बच गए और ड्यूक लॉन्ग और 7 एक्सट्रीम डिजिलेशन की तरफ उठ गए। लगभग उसी वक्त ड्यूक लॉन्ग ने 10 से ज्यादा काली सुइयों से छिड़ने के बाद एक दबी हुई आवाज निकली, जबकि 7 एक्सट्रीम डिजिलेशन के शरीर की कई हड्डियां और मांसपेशियां ची करंट सिजर्स से कट गई थी। ये जख्म 7 एक्सट्रीम डिजिलेशन के अंदर मौजूद 7 बिग डिपर इमॉर्टल्स ने बांट लिए। उन्होंने दर्द को सहते हुए 7 एक्सट्रीम डिजिलेशन को एक्टिवेट करने में अपने प्रयास को मिलाया ताकि वो सीधे ड्यूक लॉन्ग के पीछे जा सके। ड्यूक लॉन्ग ने आह भरी, वो सिर्फ पीछे हट सकता था। जब से लड़ाई शुरू हुई थी, ये पहली बार था जब वो अपनी मर्जी से पीछे हटा था। दुश्मन की गाती इतनी तेज थी कि ड्यूक लॉन्ग के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसका किलर मूव हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड यूज रैंक 8 के बीच अत्याचारी बना सकता था, खासकर अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उसके पास रैंक 8 गू इमॉर्टल्स पर पूरा प्रभुत्व होता। लेकिन एक रैंक 9 किलर मूव के सामने हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड बहुत फीका पैड गया, उसने अपना बहुत सारा महत्व खो दिया। किलर मूव की ताकत के अलावा एक रहस्यमयी और गहरा बदलाव भी हो रहा था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का हमला एक ऑफेंसिव किलर मूव था जो नॉर्दर्न प्लेन्स से शुरू हुआ था और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हेवनली कोर्ट पर हमला किया था। उसने बिना किसी पावर में कमी के 2 रीजन्स को पार किया था। हेवनली कोर्ट का अपना डिफेंस अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन वो जायंट सुन के हमले का मुकाबला नहीं कर सका। खुशकिस्मती से जरूरी पाल में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक चाल चली और जायंट सुन के हमले को रोक दिया। लेकिन ब्लॉक होने के बाद जायंट सुन के हमले ने अपना नेचर बदल दिया और एक एम्प्लीफिकेशन मेथड में बदल गया जिसने पूरी लड़ाई का रुख पलट दिया। किलर मूव्स के इस्तेमाल के संबंध में 4 मुख्य प्रकार की स्पेशल टेक्निक्स होती हैं: कंसेक्यूटिव मूव्स, वेरिएशन मूव्स, अटैच्ड मूव्स और स्प्लिट मूव्स। तो कहा जाने वाला वेरिएशन मूव एक निश्चित किलर मूव को बेस के रूप में इस्तेमाल करता है और एक अलग प्रभाव प्राप्त करने के लिए नए गुण जोड़ता है। उदाहरण के लिए फैंग युआन का मिरियड सेल्फ किलर मूव स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड का बेस था। लेकिन अगर फैंग युआन किलर मूव को एक्टिवेट करता, मिरियड सेल्फ बिल्कुल भी स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड में नहीं बदलता। इन दोनों में अपने अलग अलग फर्क थे। इसके विपरीत जायंट सुन का हमला इच्छानुसार बदल सकता था। एक पाल, वो एक ऑफेंसिव किलर मूव था, जबकि तुरंत बाद वो एक एम्प्लीफिकेशन मेथड बन गया। वेरिएशन मूव टेक्निक के इस्तेमाल में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की माहिरियत ड्यूक लॉन्ग के समझ के लेवल से बहुत ऊपर थी। मेरी ताकत कम होती जा रही है। लगता है एंसेस्टर जायंट सुन का एम्प्लीफिकेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। हमें लड़ने पर फोकस बैंड करना होगा और जब तक एम्प्लीफिकेशन है, हमें दुश्मन की डिफेंस लाइन तोड़कर फेट गू हासिल करना होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स को धीरे धीरे कुछ एहसास हुआ। जायंट सुन का हमला बदल गया और एक शक्तिशाली एम्प्लीफिकेशन मेथड बन गया, लेकिन यह ताकत तेजी से कम हो रही थी। जायंट सुन का हमला हीरोज अमंग पीपल से कहीं ज्यादा एक्सप्लोसिव था। लेकिन ड्यूरेशन और कवरेज एरिया को देखें तो हीरोज अमंग पीपल निश्चित रूप से एक बड़े एरिया को कवर करता था और ज्यादा देर तक टिक सकता था। ड्यूक लॉन्ग का चेहरा बदल गया। वो मुश्किल से कैलेमिटी लक ऑल्टर और 7 एक्सट्रीम डिजिलेशन दोनों का मुकाबला कर पा रहा था। अब जब नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स सभी रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन पर हमला कर रहे थे, वो यूज डिफेंड करने में बिल्कुल असमर्थ था। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स इकट्ठा हुए और डैमेज हुए रिफाइनमेंट फॉर्मेशन के सामने एक डिफेंसिव लाइन बना ली। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स के जोशीले हमले के नीचे डिफेंसिव लाइन टूटने की कागार पर थी। हर तरह के इमॉर्टल किलर मूव्स टकराए, गू इमॉर्टल के लाशें समय समय पर आसमान से गिरते रहे। दोनों तरफ से लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। इस पतली सी डिफेंसिव लाइन के आसपास गू इमॉर्टल की मौत तेजी से बढ़ रही थी। नॉर्दर्न प्लेन्स की साइड इस एक लड़ाई में सब कुछ दांव पर लगा रही थी, जबकि हेवनली कोर्ट के मेंबर्स अपनी पूरी ताकत से डिफेंड कर रहे थे। दोनों तरफ को लगातार रिइंफोर्समेंट्स मिल रहे थे। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से गू इमॉर्टल्स जागे और बैटलफील्ड पर डिफेंसिव लाइन को रिइंफोर्स करने के लिए दौड़ पड़े। जबकि रिवर ऑफ टाइम के भूत प्रेत छवि से नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्सपर्ट्स बाहर निकले और बिना एक शब्द कहे लड़ने चले गए। डिफेंसिव लाइन टूटने की कागार पर थी। फेरी जी वेई पहले ही बैटलफील्ड में शामिल हो चुकी थी और नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स के ऑफेंस का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। अचानक फेरी जी वेई के पास एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। नॉर्दर्न प्लेन्स का गू इमॉर्टल एक्सपर्ट ल्यू ल्यू ल्यू। ये शख्स एक रैंक 8 एक्सपर्ट था, लेकिन उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। जिंदा रहते हुए वो ल्यू ट्राइब में एकमात्र रैंक 8 गू इमॉर्टल था और रिवाजों के अनुसार उस पहले सुप्रीम एल्डर का पैड विरासत में मिलना चाहिए था। लेकिन बचपन से ही
ल्यू ने कभी खुलकर लड़ाई नहीं की थी और सिर्फ कमजोरों को सताता था जबकि ताकतवरों से डरता था। उसके सारे हमले आमतौर पर छिपकर होते थे। उसकी रेपुटेशन इतनी खराब थी कि दूसरे लोग उसकी इज्जत या यूएस पर विश्वास नहीं कर पाते थे। अगर वो पद लेता और ल्यू ट्राइब का पहला सुप्रीम एल्डर बनता तो वो इसके बजाय पूरे ल्यू ट्राइब पर बोझ बन जाता और ल्यू ट्राइब की छवि और रेपुटेशन पर असर डालता। ल्यू नॉर्दर्न प्लेन्स के इतिहास में एक अनोमाली और एक अनोखा अस्तित्व था, लेकिन इस स्वभाव के कारण वो अब इस बैटलफील्ड में जिंदा था। चैप्टर एंड।